हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र की एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम यूनिट 6 किरण प्रकाश की एवं प्रकाश के यंत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 12 की इकाई नंबर 6 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विषय भौतिक शास्त्र की। इसमें से आपका जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें टोटल 14 अंक का देखने को मिलेगा, जिसमें से आपके 7 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे और एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें से प्रकाश का परावर्तन सीखेंगे। हालांकि ये वाला टॉपिक आपके इस साल सिलेबस में से हटा दिया गया है, लेकिन मैं आपके लिए प्रकाश का परावर्तन थोड़ा सा आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ। तो प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कीजिए और इसके नियम लिखिए। तो डेफिनेशन है, हेडिंग बनाएंगे प्रकाश का परावर्तन। लिखा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है, जैसे कि शीशा ले लें, और वह प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका डायग्राम बताया गया है, यह है डायग्राम, इससे आप अच्छे समझ जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद इसके नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान जो होता है वो परावर्तन कोण के कैसे होता है, सदैव बराबर, यानी कि जिस कोण से प्रकाश किरण आपतित हो रही है उसी कोण से प्रकाश किरण क्या होगी, परावर्तित। और दूसरा है कि आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ से आपका सिलेबस है और यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब होता है अपने मार्ग से विचलित हो जाना। तो लिखा है प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए और इसके नियम लिखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा लिखा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी भटक जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पहले माध्यम में उपस्थित प्रकाश किरण को आपतित प्रकाश किरण कहते हैं, व दूसरे माध्यम में उपस्थित प्रकाश किरण को अपवर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। फिर आगे लिखा है कि जिस माध्यम का घनत्व कम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम का घनत्व अधिक होता है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। जैसे कि तुलना की जाए वायु और जल की, तो वायु का घनत्व कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, विरल, और जल का घनत्व अधिक रहेगा तो सघन माध्यम हो जाएगा। और जल और कांच में देखें तो जल हो जाएगा विरल और कांच हो जाएगा सघन माध्यम। फिर लिखा है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। और जबकि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, कहाँ से, सघन से विरल में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, जैसा कि चित्र बी में दर्शाया गया है। अब यहाँ पर डायग्राम बनाए गए हैं 2, ये आपको यहाँ दिख रहे हैं। ठीक, पहले डायग्राम में क्या बताया गया कि प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है तो झुक जाएगी, और फिर सेकंड में बताया गया कि सघन से विरल में जा रही तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। फिर इसके बाद इसके नियम। तो अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित प्रकाश किरण और अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और सेकंड है कि आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात है वह अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि आपतन कोण की जया व अपवर्तन कोण की जया का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है। यही स्नेल का नियम है, स्नेल ने यही नियम दिया था। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आई होता है आपतन कोण और आर होता है अपवर्तन कोण, इन दोनों की जयाओं का जो अनुपात है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। अब अपवर्तनांक क्या है, तो नीचे नोट में बताया गया है कि अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण होता है जिसमें प्रकाश का वेग ज्ञात किया जाता है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उदाहरण लिखना है कारण सहित। तो अपवर्तन के क्या क्या उदाहरण होते हैं, उनके घटना किस प्रकार होती है, ऐसा क्यों होता है, तो इनके बारे में हम सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं क्यों, इसका मेन कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, अब वो अपवर्तन होता क्यों है तो उसके बारे में सीखेंगे। तो लिखा है कि तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। पृथ्वी सतह से ऊंचाई बढ़ने से वायु का घनत्व क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब ऊपर की वायु कम रहेगी और नीचे की वायु अधिक रहेगी, तो निचली सतह की वायु का घनत्व अधिक होने से वह सघन माध्यम की तरह कार्य करती है, और ऊपरी सतह की जो वायु है वो किसकी तरह कार्य करने लगती है, विरल माध्यम की तरह। तो अब प्रकाश किरण कहाँ से, ऊपर से जब नीचे आएगी, यानी
जिससे निचली सतह की वायु सघन माध्यम से हो गया, जिससे वायु विरल माध्यम की तरह कार्य करती है। फिर क्या लिखा है कि तारों से आने वाली जो प्रकाश किरण हैं जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, अर्थात विरल माध्यम से, क्योंकि ऊपर की वायु विरल माध्यम है, नीचे की सघन है, तो सघन माध्यम में प्रवेश करेंगी तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाएंगी, झुक जाएंगी। इस प्रकार विभिन्न परतों से घनत्व लगातार बदल रहा, विभिन्न परतों का घनत्व, तो बदलने से तारों का कभी कम और कभी अधिक प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, जिससे तारे हमें कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जबकि एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तो ग्रह पृथ्वी से तारों की तुलना में अधिक दूरी पर नहीं होते और इनसे आने वाले प्रकाश किरणों में अधिक परिवर्तन नहीं हो पाता, इसलिए यह टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। अब इसका सेकंड उदाहरण है कि जल से भरे बीकर में रखी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों। ये आप प्रैक्टिकल घर पे करके भी देख सकते हैं। एक आप बर्तन लेंगे, उसमें यदि कोई एक छड़ रख दें, पेंसिल रख दें, तो वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों। तो क्यों होती है, तो सीधा सा फंडा है कि जो प्रकाश किरण है जल से कहाँ, ऊपर वायु में आ गई, यानी जल से वायु में यानी सघन से विरल में आ रही है, तो वह अभिलंब से दूर हटेगी। अब लिखा क्या है, लिखा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल से भरे बीकर में रखी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्योंकि छड़ पर स्थित विभिन्न बिंदुओं ABC से आने वाली प्रकाश किरणें जल से वायु में प्रवेश करती हैं, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती हैं और विभिन्न बिंदुओं से आती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जल से भरे बीकर में जो रखी है छड़ वो कैसी है, मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है। डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, ठीक, इसका डायग्राम है। इसके बाद नेक्स्ट आगे है कि सूर्य उदय से पहले एवं अस्त के बाद कुछ समय तक लाल दिखाई देता है, क्यों। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य उदय से पहले एवं अस्त के बाद कुछ समय तक दिखाई देता है, क्यों, लाल नहीं दिखाई देता है, क्यों, लाल तो प्रकीर्णन की घटना हो जाएगी, वो आगे पढ़ेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य उदय से पहले एवं अस्त के बाद कुछ समय तक दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी सतह से ऊंचाई बढ़ने से वायु का घनत्व क्या हो जाता है, घटता जाता है। अब घनत्व घटेगा तो ऊपर की वायु विरल माध्यम को, निचली वायु कैसे करेगी, सघन माध्यम की तरह कार्य करती है, ठीक। जब प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, अर्थात विरल माध्यम सघन माध्यम प्रवेश करती हैं, तो प्रकाश किरणों का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है और वह अभिलंब की ओर क्या हो जाती हैं, झुक जाती हैं, जिससे सूर्य का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, जिससे सूर्य का क्या दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसलिए सूर्य उदय से पहले और उदय के बाद सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय से पहले एवं अस्त के बाद हमें कुछ समय तक दिखाई देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि प्रकाशिक तंतु क्या है, इसे निम्न बिंदुओं पर समझाइए। तो परिभाषा, चित्र और संरचना। तो प्रकाशिक तंतु को इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या लिखा है, ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से प्रकाश संकेतों को टेढ़े मेढ़े मार्गों पर उसी तीव्रता के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, प्रकाशिक तंतु कहलाता है। एक पाइप रहता है पतला सा, बिल्कुल किस नली के आकार का, जो यहाँ पर इसका डायग्राम बना हुआ है, ठीक, इसे आप बना लेंगे। इसके बाद आगे है संरचना। प्रकाशिक तंतु मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला क्रूड, प्रकाशिक तंतु के मध्य भाग को क्रूड कहा जाता है, ठीक। यह उच्च क्वालिटी के कांच एवं क्वार्ट्ज का बना होता है। पतले पतले रेसी रहते हैं, इसमें धागे के टाइप के रेसे रहते हैं, उनसे मिलकर बना होता है, जिसमें प्रत्येक जो धागा उसका जो व्यास होता है 0.001 सेंटीमीटर होता है, जबकि अपवर्तनांक 1.7 होता है। इसके बाद सेकंड भाग है इसका क्लेडिंग मतलब आवरण। प्रकाशिक तंतु के क्रोड के चारों ओर उपस्थित परत को क्लेडिंग कहते हैं, इसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। फिर है प्लास्टिक जैकेट। प्रकाशिक तंतु की सुरक्षा के लिए इस पर प्लास्टिक का कवर लगा होता है, जिसे प्लास्टिक जैकेट कहते हैं, ठीक। फिर सिद्धांत, प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्णांतक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट 1 नंबर में आ जाता है। तो किस पर, पूर्णांतक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि जो प्रकाशिक तंतु उसमें जो प्रकाश जैसे ही अंदर आपतित होगा वो पूरा बाहर निकल जाता है, ठीक। इसके बाद कार्यविधि लिखा है कि जब प्रकाशिक तंतु में कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है। अब क्रांतिक कोण क्या है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। आपतित होती है तब उस प्रकाश किरण का इस प्रकाशिक तंतु के अंदर बार बार पूर्णांतक परावर्तन हो जाता है, जिससे यह प्रकाश किरण प्रकाशिक तंतु के अंदर टेढ़े मेढ़े मार्गों पर उसी तीव्रता के साथ अपरिवर्तित बनी रहती है और बाहर निकल जाती है, ठीक। फिर है उपयोग। प्रकाशिक तंतु का उपयोग प्रकाश सिग्नलों को एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है। यदि प्रकाश को हम एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजना है तो हम प्रकाशिक तंतु का उपयोग करते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट उपयोग है कि प्रकाशिक तंतु का उपयोग डॉक्टर करते हैं कहाँ पर,
जहाँ पर हम शरीर के अंदर के जो भाग हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाते, तो उनको देखने के लिए जो डॉक्टर रहते हैं वो किसका उपयोग करते हैं, प्रकाशिक तंतु का उपयोग करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।